नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाफ वॉल। मैं हूं होस्ट कर्नल GM खान। आज हम एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत ही नहीं समूचे विश्व में तहलका मचा दिया है। विषय है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ को लागू करना। इसने न सिर्फ भारत बल्कि समूचे विश्व में एक हलचल मचा दी है। मुझे जो ऐसा महसूस होता है कि ये टैरिफ कांड, जिसको कांड ही बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, ये आर्थिक कम, राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीतिक चाल ज़्यादा नजर आती। इस विषय में बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर श्री गौरीशंकर जी हमारे मध्य मौजूद हैं। सर, आपका हाफ वॉल टीम स्वागत करती है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझसे बात करनी चाहिए। सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप संक्षिप्त में अपना एक परिचय दे दें। मेरा नाम गौरीशंकर सिंह, आपको जैसा पता ही है। कविता और साहित्य लिखने का शौकीन हूँ। अब चूंकि बहुत लंबी उम्र हो गई, BSF में 71 के युद्ध में मैंने लड़ाई लड़ी है। अच्छा, 71 के युद्ध आप लड़ा है? मैं 71 के युद्ध में भारत पाकिस्तान वॉर में मैं सीमा पर था। उसके बाद पॉलिटिकली चूंकि मस्तिष्क कुछ सोचता है तो विचारपूर्ण आदमी के लिए और कोई इस देश में कोई काम नहीं है तो वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो इसलिए मैं लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव भी रहा हूँ चौधरी अजीत सिंह के साथ। अच्छा, उस वक्त आप राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। फिलहाल अभी आप किसी दल के साथ जुड़े हैं या स्वच्छंद है? हम स्वच्छंद हैं, लेकिन वोट तो भाजपा को ही दिया है और भाजपा की विचारधारा से सहमत भी है। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये टैरिफ युद्ध के बारे में हम सुन रहे कि टैरिफ युद्ध क्या है, और खासकर हम तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको बात को समझना चाहेंगे कि इसका असर भारत पर क्या है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि टैरिफ वॉर है क्या। खान साहब, जैसा कि वर्तमान समाचारों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि टैरिफ बार का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भारत सामान अमेरिका को भेजेगा वो उस पर कुछ ड्यूटी लगा के और तब अपने देश में प्रवेश करने देगा। सामान्यतः इसमें बुराई क्या है? अगर अमेरिका अपने देश में आपके सामान पर ड्यूटी लगाता है तो ये बड़ी पुरातन समस्या है, होता रहता है। सर, ये आपका कहना सही है कि उसने जो लागू किया अपने देश के लिए कोई कुछ भी रख सकता है, लेकिन समस्या यह नहीं है। समस्या ये है कि जो पहले से ट्रेड के जो समझौते हो रखे हैं और जो सामान तैयार है उनको जाना है, उसने सभी को ऊपर लगाया हुआ है। कोई एक टाइमलाइन देते तो समझ में आता, लेकिन टाइमलाइन ना दे करके रातों रात उसको लागू करना, और टाइमलाइन भी देना, छद्म टाइमलाइन बोलेंगे, 15 दिन का, 20 दिन का या 2 महीने का, ये चीज़ तो गलत है। ये चीज़ भी समझ में आती है कि उसने अपना ट्रेड बैलेंस रखना है, या अपने इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, या फिर अपने रोजगार को संभालना है। लेकिन इसके बीच में क्या ये पहले वाली अमेरिकी सरकारों ने नहीं सोचा होगा? क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। हर किसी को, हर कोई जो राष्ट्र है अपने इन हितों को सोचता है। ये सब चीज़ सोची होंगी, उसके बाद भी ये लागू करना, आपको कहीं कोई कूटनीति चाल नहीं दिखती? खान साहब, एक बात कहूं तो उससे अनसा मत लेना। ये जो वर्तमान काल है, ये संसार में पॉलिटिकल जो नेतृत्व है संसार का, इससे निम्नतम, इससे ज्यादा मूढ़, इससे ज्यादा दुष्ट कभी इस पृथ्वी पर हुआ नहीं है और शायद इसके बाद कभी होगा नहीं, क्योंकि ये विनाश के कगार पर हैं। इस वक्त जितने भी युद्ध चल रहे हैं, आप आर्मी के व्यक्ति हैं, मुझे बताइए इनके पीछे कारण क्या है? कोई खास कारण ही नहीं है। और 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, प्रतिदिन हजारों टन बारूद फूंका जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं निरंतर चल रहे हैं। इतने तनाव की जरूरत क्यों है, ये किसी के दिमाग में ही नहीं आ रहा है। इसका आखिर विकल्प क्या है, ये भी किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। तो इन नेताओं के कदमों पर, लेकिन चूंकि बाकी मशीनरी को नेताओं के कदमों पर ही काम करना है, तो अब आते हैं हम इस पर टैरिफ पर। लेकिन आप युद्ध की जो बात कर रहे थे, युद्ध तो
पुरातन काल से जो चले आ रही। कोई कारण होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि मुझे इस देश को जीतना है, मुझे वहां जाके राज्य तो करना है। आज या ऐसी भी स्थिति नहीं है, तो अब तो आर्थिक है, आर्थिक संप्रभुता या आर्थिक आप आगे नहीं आप वहां लूटने भी नहीं जा रहे हैं। पहले युद्ध लूट के लिए ही होते थे कि हम उस राज्य पर गए, हमने युद्ध किया, उनको हराया, उनको लूटा। अब लूट के लिए भी नहीं जा रहे हैं। हाँ। तो आखिर कारण क्या है? यूक्रेन और रूस के बीच में क्या कारण है? क्या वहां रूस लूटने जा रहा था? नहीं, लूट नहीं दिया था, लेकिन रूस वर्तमान स्थिति कि नाटो उसका आएगा, उसको अपना तो सदस्य बनाएगा। ये कोई ऐसा कारण नहीं है कि उसके पीछे 3 साल तक ही बम्बार चलता रहे उस देश में, ये ऐसा कारण नहीं है, लेकिन चल रहा है। ऐसे ही तमाम ये आपके ये गाजा और इजराइल में देखिए। चलिए गाजा से इजराइल से तो कुछ है भी, ईरान से क्या बात है? तो हम इस वक्त थोथी मानसिकता और अहम के लिए आजकल हमारे जो नेतागण हैं पूरे विश्व के, वो इसके लिए मानवता को संकट में डाले दे रहे हैं। हम इसको विषय को विस्तार नहीं करें, सिर्फ यही याद है पहले टैरिफ पर। मैं एक बात पूछूं आपसे, एक कहावत है कि वो साहब आपसे किसी ने कहा कि आपको कान कौवा ले गया आपका, हाँ और आप भागने लगे कौवे के पीछे। हाँ। आपने कान देखा ही नहीं अपना। जरा विचार तो कीजिए कि टैरिफ का मतलब क्या है, टैरिफ क्यों है? जैसे ये वर्तमान जो प्रारूप है सत्ता का, लोकतंत्र, इसको विद्वानों ने कहा है बाय द फूल्स, फॉर द फूल्स, टू द फूल्स। बेवकूफों के ऊपर शासन। ये नई परिभाषा आपने बना दी। मैंने नहीं कही, ये बड़ी पुरानी है। ये तो लोगों की जगह आपने भूल कर दिया। बड़ी पुरानी परिभाषा है ये। मैंने बचपन में जब पढ़ी है पॉलिटिक्स, तब का है ये। बाय द पीपल, हाँ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरे कहते हैं बाय फूल, बाय द फूल। मैं उसी चीज में बोला। हाँ हाँ। जो पढ़ी है, मैं एक बात पूछूं पहले आपसे, उसमें पीपल को आपने फूल हमारे करके तमाम रखा। दर्शक बैठे हैं, आप एक विचार कीजिए कि धन पैदा कहाँ से होता है, यानी संपत्ति कहाँ से आती है? सोच के बताइए आप लोग, अगर किसी के दिमाग में हो तो। नहीं बता पाएंगे। धन पैदा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी से होता है, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में, चाहे वो खनन के रूप में, चाहे पेट्रोल के रूप में, चाहे पानी के रूप में। बाकी जितने पैसे हैं, व्यापार संबंधी पैसे, वो जेब बदलते हैं, वो पैसा पैदा नहीं होता है। तुम्हारी जेब में रखा था, अब वो मेरी जेब में आ गया, मेरी जेब से किसी और की जेब में चला गया, वो पैसा पैदा नहीं होता है। लेकिन आज के इन पॉलिटिशियंस ने ये मान लिया है कि ये जेब बदलने से ही पैसा आता है, वो इसी से। और एक और मॉडल बड़ा घातक है संपूर्ण समाज के लिए, कि देखते देखते, बल्कि हमारा हर लड़का जो आज कोई दुकान करता है, वो 2-4 महीने में, 2-4 साल में करोड़पति होना चाहता है, जो कि प्राकृतिक रूप से गलत है। हर विकास की एक समय सीमा होती है। ये जो हम जबरदस्ती लोगों को, तो वो जब उसे बहुत जल्दी पैसे वाला बनेगा तो बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा। और ये सारे काम अब नंबर 1 में हो रहे हैं। ये जो ठेकेदारियां हैं, जो अधिकारियां हैं, ये जो सारे के सारे, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा कि आखिर पैसा आ कहां से रहा है, जल्दी पैसा कैसे आ रहा है, और पैसा पैदा हो नहीं रहा है। जब तुम्हारी एग्रीकल्चर में से काम नहीं चल रहा है, खनन तुम्हारा हो नहीं रहा है, पैसा पूंजी तुम इकट्ठी कर नहीं रहे हो, फिर ये अरबों रुपए ये वो में कहां से आ रहे हैं लोगों के में? इस पर कोई नहीं पूछता है। अब उस टैरिफ के पीछे ये प्रश्न करते हैं कि वो टैरिफ कम कर दे तो हम पैसे वाले हो जाएंगे। इस मॉडल को बदलो कि हम जब सामान बेचेंगे तब पैसे वाले होंगे। मूल सोच पर चोट कीजिए। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये ट्रम्प का टैरिफ होता है, व्हाट इज दिस टैरिफ वॉर? टैरिफ वॉर है क्या सभी देश लगाते हैं या अमेरिका लगा रहा है? इसका मायने क्या है इसका? नहीं, ये तो सभी देश लगाते हैं। हम जहां हम माल भेजते हैं वो हमारे ऊपर लगाते हैं, जो उनका माल आता है उस पर हम लगाते हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये सिर्फ वहां दिक्कत होती है उन देशों को जिनका एक्सपोर्ट
बहुत कम, बहुत ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, और इम्पोर्ट कम करते हैं वो, तो उनका बैलेंस नहीं हो पाएगा, किसी उन्हें दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैं यहाँ इस प्रश्न से एकदम विपरीत जा रहा हूँ। इस वक़्त जो समस्या है पूरे विश्व की, ये टैरिफ पे चर्चा कर रहे हैं, मैं उसकी जड़ में जा रहा हूँ कि आखिर इससे परेशान क्यों हैं? आप सिर्फ़ एक बात सोचें कि आपके देश में ऐसा कौन-सा सामान है, जो आपकी खपत से ज़्यादा उत्पादन करते हैं? खपत, सवाल खपत का दिया सब, एक खपत होता है, एक उत्पादन। उत्पादन दो तरीके होते हैं, एक प्राकृतिक उत्पादन होता है और एक हमारी मशीनरी के थ्रू हमारे लेबोरेटरीज फैक्ट्रीज में जो मैं तैयार सारे होती है। उत्पादनों की बात कर रहा हूँ। जी। आपके पास ऐसे कौन-से उत्पादन हैं, जो इन सवा-सौ करोड़ के आवश्यकताओं के अतिरिक्त आप पे माल बचता है बाहर भेजने के लिए? आपको चिंता क्यों है? आप तो अभी इतना भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं कोई भी सामान, जो इन सवा-सौ करोड़ आदमियों की पूर्ति कर दे, और फिर भी आप परेशान हैं। हल्ला मचाए जा रहे हैं कि साहब हमारा सामान कहाँ जाएगा? तो देख, लेकिन फॉरेन मनी भी तो चाहिए यहाँ पर, जो हमारे उसके लिए, तो देश के उसके लिए। बहुत तरीके हैं उसके बहुत तरीके हैं। फॉरेन मनी का जो ये नया अ, जो शगुफ़ा छोड़ दिया, हम उससे परेशान हैं। और कितनी चाहिए? अक्सर हम ये कहते रहते हैं कि हमारे पास फॉरेन मनी हमारी ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमेशा हम इस आशंका में रहते हैं, पता नहीं कब ये ख़त्म हो जाए और कब ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। इस सब स्थितियों को आपको हर कैसे समझाऊँ? जैसे वो ये जो पश्चिम विचार है, ये खंड-खंड सोचता है। जैसे किसी को बुखार हुआ, अब उसकी नाक में दर्द है, तो यहाँ नाक का डॉक्टर अलग होगा। कान में दर्द है, कान का डॉक्टर अलग होगा। तब तक हड्डी में दर्द हो गया, तो हड्डी का दर्द डॉक्टर अलग होगा। इनकी जो सोच है वो खंड-खंड है। ये शरीर को भी एक असेंबल की हुई मशीन मानते हैं। इसका ये खराब हो गया, तो दूसरा डाल दो उसमें। जब आयुर्वेद डॉक्टर दवा देगा, तो वो सीधी आपको पेट में खिलाएगा और सारे अंग अंग उसी से काम करना शुरू करेंगे। जो पुरानी भारतीय विचारधारा, ये विश्व की विचारधारा थी, वो यही थी कि वो पहले मूल समस्या को पकड़ते थे। तो अभी अभी इस जैसे समय की ये मूल समस्या है, ये इकोनॉमिक्स का रॉन्गफुल मॉडल उन्होंने जो अपना रखा है, पूरे विश्व ने। तो अभी जाहिर सी बात है, इतना शिक्षित बैठे हैं, इतने इंटेलेक्चुअल्स लोग बैठे हैं और इन सारी बातों पे विचार करते हैं। कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है, देखिए, व्यापारी चिंतित है। व्यापारी क्यों चिंतित? क्या उन्हें नहीं मालूम हमारा माल इसी देश के अंदर खपत हो सकता है? लेकिन चिंतित है। अभी अखबार में ही देख लीजिए, हमारे जूता उद्योग के बारे बात आ रही थी, दूसरे अन्य प्रोडक्ट्स से जो बात आ रही थी, जो कारीगर हैं, मार्बल वाले जो काम करते हैं, पच्चीकारी वाले, वो सब परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बातचीत करेंगे तो सब परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खपत उनकी अमेरिका के अंदर होती है। और वो परेशान बैठे हुए हैं कि इसमें क्या होगा। टैरिफ तो उन्होंने लगाया है, लेकिन इसका मकसद क्या है? किन्हीं देशों को छोड़ दिया और किसी जगह लगाया है। सवाल ये उठता है, तो किसने दूसरे देश को प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ एक देश पे ही लगाने का नहीं है। सर आप ये देखिए, अगर भारत देश पे लगाया होता और मान लो उसने चीन को छोड़ दिया, हमारे पे ज्यादा लगा, उसको कम किया, तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा जाएगा बाहर। हमारा ये है कि आखिर जो रुकेगी ये टैरिफ, और रुकेगी कहाँ, किस जगह रुकेगी? आप प्रकारांतर से ये कहना चाह रहे हैं कि आप निर्भर हैं अमेरिका पे। आपको पता नहीं कि आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये सारे के सारे प्रेस कह रही है। और मैं जब मैं ये कहता हूँ कि व्यवस्था ये मूर्खों की व्यवस्था है, उसको थोड़ा-सा मेरा घमंड मत मानिए। ये सारे के सारे लोग तो आप छोड़िए, हम आप पे ही अटैक करते हैं प्रेस पर ही। ये सारी प्रेस पूरे समाज का कल्याण करना चाहती है। आपको लगता है उन्होंने कभी किसी का कल्याण किया है? आज का अखबार देखिए, 10% खबरें नहीं है, उसमें 90% विज्ञापन है। यही स्थिति हमारे सारे सिस्टम की है। कोरी बकवास किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इन बातों से कि वास्तविकता क्या है। बस चल रहा है। आप बताइए वास्तविकता क्या है? जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि हम करोड़ों की गाड़ियां देश में बेच रहे हैं, जी हाँ। और हम ये कहते हैं कि ये विश्व स्तर की गाड़ियां हैं। उधर हम कहते हैं कि रोड हमने विश्व स्तर के बनाए हैं। ठीक है, आपके रोड विश्व स्तर के हैं और आपकी गाड़ी विश्व स्तर की है, लेकिन जैसे ही 80 से ऊपर चलता है कोई, तुम इसका चालान कर देते हो, तुम उल्लू के पट्टे हो।
विश्व स्तर की रोड, विश्व स्तर की गाड़ी और चले 80 पे। तुम्हारे कहीं अकल है कि नहीं थोड़ी बहुत? कर रहे हो तुम इस तमाशे को, और सब लोग जेले जा रहे हैं। फिर उसमें लोग तर्क निकाल लेते हैं कि भाई वो इसलिए कर रहे हैं कि लोग एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये तो पहले मालूम था। तो आदमी भी तो विश्व स्तर का होना चाहिए चलाने वाला। मतलब स्थिति ऐसी है कि हमारे मन, वाणी और कर्म में कोई संबंध नहीं है आपस में। मन कहीं जा रहा है, हम कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे तो हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो ट्रम्प का जो टैरिफ लगे उससे घबराने की जरूरत नहीं करता ही नहीं। नहीं, मान लो एक मिनट और, एक बसी बड़ी हल्की बात, तुम घबराए कर क्या लोग? नहीं, तो उसका कोई रास्ता, कोई अफसर तो ढूंढेंगे। कोई रास्ता नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। तुम यही तो करोगे और व्यापार कहीं और बढ़ाओगे उसकी अपेक्षा का, हाँ, यही करोगे। यही तो किसने मना किया है? लेकिन पूरे देश को तुमने पहले कर दिया है। और तुम तो मैं आपसे पहले भी एक दिन मेरी आपकी बात हुई थी, तो मैंने कहा था, मैं देखिए ये सिर्फ मानसिकता है। वर्तमान समाज को हमें ये पता ही नहीं कि हम कह क्या रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। छोटा सा देश है वो कोरिया, वो नॉर्थ को दुनिया में किसी को नहीं गिनता है। क्या बिगाड़ लिया किसी ने? आपने उसका उदाहरण दिया कि हमें घबराने की जरूरत नहीं कोई है, नहीं। लेकिन क्या आपकी सरकार को ये नहीं बताना चाहिए लोगों को, पब्लिक में इतना जो पैनिक अगर फैल रहा है, उसको पैनिक कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, वो क्यों नहीं करते? सामने आके बताना नहीं। अब आप असली पॉइंट पे आए हैं। हाँ, तो बताना चाहिए ना उस मैकेनिज्म को कि आप घबराओ मत। देखिए, शायद आप लोग क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जरूर आपके दिमाग में आया होगा एक ऐसा तंत्र, आपने एक बहुत देश का नाम सुना होगा, हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये किसी कल्पना का शब्द नहीं है, इसका बाकायदा एक सूत्रधार है और वही पूरे विश्व को संचालित कर रहा है। कब किससे किसको लड़ना है ये वो तय कर रहा है। ये आप उसके देवीय नहीं नहीं, नो सूत्रधार की नो बात नो कर रहे हैं या- नो नो, विशुद्ध ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ। वो आदमी है और वो एक ग्रुप है जो ये काम कर रहा है। आपको लगता नहीं कि कुल इन 20 सालों में, इन पिछले आज से पिछले 20 सालों में यकायक पूरे संसार में आप किसी भी लेवल के हों, अब मुझे इस पर ये इतनी खरी बात रुक गया हूं जानबूझ के। हमने स्त्रियों के बारे में क्या सोच लिया है? आज से 20 साल पहले लड़की की शादी हम आमतौर पर 20 साल तक कर देते थे और अब 30 साल तक शादी नहीं कर रहे हैं। हमने ये स्वीकार कर लिया कि इसमें कोई बात नहीं है, जबकि उस उम्र तक तो जीवन जीने का जो जो काम होता है वो समाप्त हो जाता है। 30 साल तक हम लोगों ने बच्चे पैदा करके बंद कर दिए थे, अब उनका लालन पालन हो रहा था, और अब 30 के बाद तो शादी की बात होती है। वो बच्चे जो 30 तक शादी नहीं करेंगे, उनके चरित्र के बारे में कोई ज्यादा साफ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब सारे माँ बाप ऐसे ही होंगे, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। लोगों ने सुन लीजिए, मुझे कह लीजिए। आचार्य और स्वामी प्रेमानंद जी को भी छोड़ा है। हाँ, और जब वो 35 साल के बच्चे जब शादी करेंगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसमें मैं भी तो शामिल हूं ना, उसमें मैं अलग थोड़ी हूँ इस समाज से। वो बच्चे कितने चरित्रवान होंगे इसका अंदाजा कर लीजिए। उनकी औलादें कैसी होंगी, वो देश के लिए क्या कर पाएंगे, ये आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसे एक भयावह उसमें चले जा रहे हैं और हमें यही नहीं मालूम ये तय कौन करता है। कुछ लोग चीजों को ऐसे हमारे जीवन में स्थापित कर दिया है कि हम बिना जाने और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है। नहीं, तो जिस आप शक्ति की बात कर रहे हैं, हाँ कि कोई है जो ऑर्डर चला जी रहा हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उससे ये जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है कि हाँ। 20 से 30 साल में हो गया? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपके पास चरित्रवान लोग ही नहीं रहेंगे तो जीवन तो नरक हो जाएगा। इतनी लंबी स्टडी थोड़ी की होगी कि वो आगे तक करके। इससे भी आगे, इससे भी आगे। अब रही बात अर्थ की, संसार के इस समय 4 सबसे बड़े सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। पहला सेक्टर है फार्मा, सबसे ज्यादा कमा रहा है।
पहला आप हथियार तो मान सकते हैं, पहला आर्म्स है, सेकंड फार्मा है, और तीसरा है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी सब छोटे मोटे सेक्टर है। जो सबसे जरूरी है, जिससे आदमी जिंदा है, भोजन पानी, वो कोई सेक्टर ही नहीं है धंधे के लिहाज से। एग्रीकल्चर कोई सेक्टर नहीं है, इसलिए किसान ज्यादा वो कोई सेक्टर ही नहीं है। और ये तीनों सेक्टर उस एक ही आदमी के कंट्रोल में है। वो ग्रुप की बात कर रहे हैं, हाँ, वही हो रहा है कोई उसी ग्रुप। के कंट्रोल में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो टैरिफ जो लगाया है आपने, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो बचाव की मुद्रा में आप आ रहे, वो टैरिफ जो लोगों में पैनिक फैला हुआ है, उसके लिए सरकार का कोई टैरिफ कंट्रोल मैकेनिज्म पब्लिक के सामने क्यों नहीं आया? क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं भरोसा देते आम जनता को या व्यापारिक लोगों को कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है? आप विषय रख रहे हैं कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सरकार की तरफ से ये कोई स्टेटमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं आता? जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो ये समझते जरूरत नहीं है देने की। ये भी पब्लिक को पता है हमें जरूरत नहीं है, नहीं, ये पता होना हाँ, चाहिए। वो नहीं बताना चाह रहे, मुझे लगे वैसे ही, क्योंकि भ्रम में क्यों रखा जा रहा है फिर? भ्रम से शासक को लाभ होता है। जब तक आप भ्रम में पड़े रहेंगे, शासक के न तो विरोध में हो पाएंगे, न उसके समर्थन में हो पाएंगे, उसका कोई नुकसान नहीं है। जब चुनाव का समय होगा तब ये तय कर लेगा कि हमें क्या करना है। ये तो सोची समझी रणनीति है, और इसको हाँ, चाल तो हाँ, तब तक लोग आदम भ्रमित करके रखना हाँ, जनता का, ये हमेशा तो ये नहीं वो होता है, वो अलग बात है। हमेशा लेकिन क्या आज लोकतंत्र में ये होना जरूरी है? लोकतंत्र में ही होता है, राजतंत्र में कभी नहीं हुआ। राजतंत्र में जनता का शोषण कभी हुआ ही नहीं आज तक। शोषण हमेशा लोकतंत्र में होता है, क्योंकि राजतंत्र में जनता की बहुत जरूरत नहीं होती है राजा को। राजा की जरूरत जनता को तो होती है, लेकिन जनता की जरूरत राजा को नहीं होती है। तो आपने इतने बड़े विषय को, अमेरिका की जो टैरिफ वॉर जो था, उसको आपने अपने लेवल पर, और अगर यही सोच ऊपर तक है तो छिन भिन कर दिया कि अमेरिका का टैरिफ या ट्रम्प उसने जो लगाया है, जो टैरिफ जो लगाया है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ले पहले मैं चाहूंगा कि उस व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर ले। ये काफी लोग अलग अलग नाम, कोई अच्छा मानते होंगे, कोई खराब मानते होंगे। आप क्या समझते हैं, कैसा वो व्यक्ति विशेष कैसा है, जो डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिकी राष्ट्रपति है? वो नेता है ही नहीं, वो एक व्यापारी था। व्यापारी बहुत बड़ा हो गया, और पैसा होने के बाद आदमी टोटलिटेरियन बनना चाहता है, सब सत्ताओं को अपने अंदर वो उसको उनको प्रवेश करना चाहता है, इसलिए वो आ गया। और उनकी पसंद का आदमी था, जो वो भी दाव लगाते रहते ना बार बार किसी पर। आपको क्या लगता है कि ये हिंदुस्तान में सत्ताएं आपके वोट से बदलती हैं, कि आपने वोट दे दिया तब वो हो गया? ये भी क्यों और होता है? अगर आपको ध्यान हो तो 2014 में चुनाव से पहले किसी को भी अगर ख्याल हो तो बताएं कि आपके दिमाग में था कि ये भाजपा इतने बहुमत से आ रही है। ये तो पूरा मीडिया चिल्लाने लगा एकाएक, एकदम सारे क्या नाम, जितने भी वो आपके माध्यम है अभिव्यक्ति के, वो सारे के सारे चिल्लाने लगे, और आ गया, हो गया। वो तो लोगों का माइंडसेट उससे, इसलिए लोकतंत्र तो बनाया इसलिए जाता होता है। इसलिए तो जो प्रचार का मतलब क्या है? ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र की विडंबना है कि मैं आपके दिमाग को उल्टी सीधी बातों से भरूं, फिर आप निर्णय करें। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप कम शब्दों में बताएं कि आप, जो मैं समझ पा रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है शासक नहीं है, व्यापारी है, हाँ, और वो अपने व्यापारिक हितों के लिए कुछ भी कर कुछ सकता भी है कर सकता है। व्यापारिक दोस्तों के। तो वो तो आपको बहुत ज्यादा वो आरोप तो यहाँ भी लगते हैं, इस लोकतंत्र में भी लगते हैं, यहाँ पर भी लगते हैं कि व्यापारिक हितों के लिए देखा जा रहा है, आम जनता को नहीं देखा जा रहा है। फिर विषय बदल जाएगा। आम जनता की चिंता कभी किसी को नहीं होती है। अगर आम जनता की चिंता हो तो आज 70 साल बाद भी जो 80% आदमी भूखों मर रहे हैं, भूखों नहीं मरते, इनको खाना देना पड़ रहा है आपको। जब हम टैरिफ की बात कर रहे थे, एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण के स्वरूप, उसके बनाने का उत्पादन बहुत होता है, उसका इतना उत्पादन होता है कि उसकी जो आम जनता, जब मैं उस विषय में बोल रहा हूँ जो आप बोले कि हम लोग खुद कंज्यूम कर सकते हैं, आपने भारत के विषय में बोलते, लेकिन मैंने भारत के साथ दूसरे विश्व के दूसरे देशों के लिए
की भी बात की थी मैंने, तो इसी के जरिए भारत पे भी आऊंगा कि वहां बनाना बहुत होता है। केले केले का उत्पादन इतना होता है कि वहां की जनता उसको कंज्यूम कर लेती है। कंज्यूम करने के बाद जो, बल्कि ये समझिए बचता है, इतना बचता है कि उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। वो एक्सपोर्ट अमेरिका में किया जाता है। ये पेरिशेबल है, एक नॉन पेरिशेबल आइटम होता है, ये खराब होने वाली चीज है, इसको ज्यादा वक्त तक हम नहीं रख सकते। वहां जाकर के जो प्रोडक्ट, अगर उस पर टैरिफ ज्यादा लगेगा वहां पे कॉस्टली हो जाएगा। जब कॉस्टली हो जाएगा तो उतने का तो वही मिल रहा है। उसके तो ट्रेड बैलेंस की बात अलग होगी, उनके व्यापारिक हित के लिए वो उधर अपना, अच्छा वो व्यापारिक हित के लिए उसने ये किया। लेकिन साथ में सवाल ये होता है कि वो इंपोर्ट क्यों कर रहा था? अमेरिका को इंपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास कम था। अब वहां पे सप्लाई कम होगी, डिमांड तो उतनी है, महंगी चीज होगी, पब्लिक को वहां महंगी मिलेगी। क्या उसके दिमाग में ये नहीं आया होगा? दूसरा, जिसका सामान उधर गया, केले के एक एग्जांपल लिया है हमने, और वहां उधर जाके उसके ऑर्डर निरस्त होंगे, वो तो चीज बर्बाद हो गई, खत्म होगी, तो इनकी इकोनॉमी डबाडोल होगी। इसी तरीके से भारत के कई प्रोडक्ट्स होंगे, ये वहां जानना चाहते हैं कि इसके वो सिस्टम क्या है। दूसरा, भारत के ऊपर तो उसने ज्यादा टैक्स लगाया, पर चीन के ऊपर भारत के बनस्पत कम टैक्स लगाया, जबकि टैक्स होना चाहिए सबको बराबर होना चाहिए। उसने बोला कि जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे। लेकिन चीन के मामले में उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी चीन के ऊपर बहुत ज्यादा है तो भारत के ऊपर भी। तो भारत को क्या वो उतना कमजोर समझ रहा है? लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ट्रेड बैलेंस की जो बात वो करते हैं। माफ कीजिए, आप कंपेयर गलत धारणा से कर रहे हैं। उन देशों से कंपेयर मत कीजिए जो आपकी अपेक्षा संसाधनों में कम है। पहली बात, आपकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, उनकी इकोनॉमी ट्रेड बेस्ड है। जब वो व्यापार करेंगे तभी वो कुछ कमा पाएंगे, तो वो सब कुछ पैदा नहीं करते हैं। हम एक आदमी को अपने जीवन में क्या चाहिए वो सब कुछ पैदा करते हैं। हमारा बड़ा फर्क है। एशियन कंट्रीज की स्थिति इतनी अच्छी इस मामले में पूरे विश्व की अपेक्षा बहुत ज्यादा अच्छी है। और मुझे ताज्जुब है कि आप कितने इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका, यानी यूरोप और अमेरिका में 10-11 महीने सर्दी पड़ती है, वहां न तो फल पैदा होते हैं, न फ्रूट पैदा होते हैं, न फूल पैदा होते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा जब ये क्रिसमस होता है तब वहां एक एक फूल $20-20 का बिकता है, जो फूल होते ही नहीं, ऐसे आते हैं। आप इतना उसकी मतलब परेशान क्यों होना चाहिए? जब आपके सामान पर वो ज्यादा टैक्स लगाएगा तो परेशान तो उसको होना चाहिए, परेशान आप हो रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रही कि आखिर आपकी कौन सी अकलमंदी काम कर रही है। नहीं, वो जानना चाहते हैं क्योंकि इतना क्यों सब लोगों के बीच में ये तो व्यापारी भी इस चीज को जानता होगा। आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जब उनका क्रिसमस आता है तो वहां बर्फगिरी होती है, हाँ? और पूरी चीज हमारे हमारे इधर ही से ही जाती है, एक काफी तो जाती जाता है, मजबूरी उसकी है खरीदना। है। हाँ। आपका बेचना मजबूरी नहीं है। आपके सामान के तो उपभोक्ता संसार में बहुत हैं, जरूरत से ज्यादा है। लेकिन असल में हमारा एक माइंडसेट है, हमारे पूरे प्रेस का, पूरे हमारे विचारकों का, उसी माइंडसेट पर बात करते रहते हैं। बस सीधी सी बात है, कोई मतलब उस पर अलग से विचार नहीं करना चाहते हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ कि लीक लीक गाड़ी चले। लीक समझते हैं आप लोग? हाँ। लीक पे गाड़ी चल रही है, एक लाइन पे हाँ, एक जा रही लाइन है। पे लीक ही चले कपूत। हाँ। यानी जो अच्छा बच्चा नहीं होता है वो अपने माँ बाप की बनाई हुई दुकान पे ही बैठा रहता है। हाँ। बाप की दुकान थी तो बेचारी बैठा हुआ है। लीक छोड़ दौड़ो चले, यानी लीक को अलग से अपना अलग रास्ता बनाए, उसको हम शेर कहते हैं, उसको सपूत कहते हैं। तो हम वो स्थिति नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि अगर ये एक अफसर मिला है लीग से अलग हटके काम करने का, उसको ये भी तो मान सकते कह सकते हैं, कह सकते हैं। और वैसे भी मतलब प्लीज इसको सिर्फ आर्थिक मसलों पर केंद्रित मत कीजिए। हम एक ऐसे षड्यंत्र में फंसे हुए इस वक्त फंसते चले जा रहे हैं कि पूरे विश्व का सारे ज्योतिषी, सारे के सारे भविष्यवक्ता हाँ। तो ये कह रहे हैं कि हम विनाश के बहुत निकट है। हालांकि ये बात पिछले 50 साल से चल रही है विनाश की। एक बार ये कहा था कि हम इतना हथियार बना चुके हैं कि ये हथियार, इसका 10% पर्याप्त है इस पूरी पृथ्वी को जलाने के लिए। इतना बना चुके हैं। इतनी बना चुके हैं।
तब से तो ज़्यादा बन गए हैं। और मतलब इस पर चर्चा ही नहीं है कोई कि हज़ारों टन बारूद रोज़ाना जल रही है और हम चर्चा कर रहे हैं टैरिफ पे। यानी इस आदमी का दिमाग, इसमें इतना गोबर भरा है कि इसको पता ही नहीं कि हम किस पर चर्चा करें। तो आपका मतलब ये कि व्यापारिक हितों को साइड में कर दे, चर्चा दूसरी करें। व्यापार तो तब करोगे जब जिंदगी बचाओगे। एक आदमी बीड़ी पी ले तो आप कहते हैं पर्यावरण खराब हो रहा है, और ये जो हज़ारों टन डेली क्या ना बारूद फूँक रही है, इस पे कोई चर्चा नहीं है। न कोई अखबार अग्रलेख लिख रहा है, न कोई टीवी वाला इस पर मतलब चर्चा कर रहा है। कोई चर्चा की बात ही नहीं है, तो हो रहा है। तो सर आज हमने आपको जाना कि जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था उससे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने बताया उसके कई नए आयाम, कई नए अवसर हमें पैदा होते हैं। उसके अंदर हमें विचार करना चाहिए, बातचीत हमें और विषयों पे होनी चाहिए। जब मैंने आपसे पूछा कि सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं बोलती, तो आपने बोला इसको बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब उसका मौका आएगा तब वो बोलेगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। जो लोग हैं, आम जनता है, अगर उनका मानसिकता, क्योंकि हम भ्रम में नहीं रख सकते, मानसिकता है बड़ा जो पैनिक फैलना है वो पैनिक ना फैले। ये वाली बात भी सही है कि आम जो पब्लिक है, लोअर लेवल के जो है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके लिए जैसी जिंदगी पहले चल रही थी वैसे अब चल रही है। ये व्यापारी या राजनीतिक रूप में उस लेवल पे देखा जा रहा है, इंटेलेक्चुअल वर्क में देखा जा रहा है, चर्चा का विषय है। तो आज आपने नैरेटिव को वैसे ही खारिज किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि विश्व में एक आपका अंतिम पक्ष आपका जानना चाहूंगा कि भारत नहीं, क्या दूसरे जगह भी इसके तो परेशानी नहीं होती है? चलिए, भारत को तो आपने संभाल लिया। वर्तमान विश्व व्यवस्था, अगर आप मुझे कहने का अवसर दें, तो कहीं एक ही बिंदु से संचालित हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है पूरे विश्व में, वो सब कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है, अनियंत्रित कुछ भी नहीं है। जब वो जहाँ चाहे तब शुरू करवा दे और जब वो जहाँ चाहे तब समाप्त करवा दे। इसलिए वेट एंड वॉच। नहीं तो वेट एंड वो, तो इसका मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी कुछ होता कर होता क्या है। रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप देखिए ना, आप जो आर्मी के अफसर हैं और इस बात को बुरा मान जाते हैं कि 50 साल हो गई, 71 के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ है, तो अच्छी बात है ना, युद्ध फिर भी नहीं हुआ। सलाह तो है ही। नहीं तो सेना, ऐसे ही बस कुछ हो। सेना इसलिए है कि युद्ध ना हो। हाँ युद्ध हाँ, युद्ध होके लड़ाई हुई, सेना इसलिए यही की है। यही बात आपने कभी ध्यान नहीं दिया। इतने एसडीएम, इतने तहसीलदार, इतने कलेक्टर, इतने एमएलए, इतने प्रधान, इतने सरपंच, ये सब देश का भला कर रहे हैं। ये सबके सब देश का नहीं, भला कर रही है। भला नहीं है सर। इतना भला कर पा रही है आपके सामने। नहीं नहीं, देखिए सब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो उनको मैंडेट दिया वो दिया है। हाँ और जैसे आपने सेना का बोला है, जैसे मैं बिल्कुल भी से बोलता हूँ, सेना है तो उसी से पता है, जैसे यहाँ पे व्यापार बढ़ता है, लोग सुरक्षित अपने बैठते हैं, रहते हैं, सेना की वजह से है। और सेना है इसलिए लड़ाइयाँ, युद्ध रुका हुआ है। हाँ, ठीक बात। होने के बाद जब इतना युद्ध हो रहा है, सोचो उस वो मंजर क्या होगा जब सेना बॉर्डर पे या हमारे जो ट्रेनिंग करके तैयार नहीं है, तब क्या हाल होगा। होने के बाद तो ये हाल है, ठीक बात है। अगर नहीं होगी तब क्या होगा। तो सेना का उतना ही है, उनकी उपस्थिति ही उनकी लड़ाई हो। जब तक इस सिस्टम को आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, इस सिस्टम के साथ रह करके आप किसी भी एक बिंदु पर चर्चा कीजिए, कोई निर्णय कभी नहीं निकलेगा। ये सिस्टम ही बदलना होगा आपको। पूरा सिस्टम रॉन्गफुल है। तो फिर आपका वही वाली बात आती है कि वेट एंड वॉच, अपने वक्त पे ये सब क्योंकि चीज चेंज होगा। ये सिस्टम से आप किसी भी भले काम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बारे में श्री गौरीशंकर जी से बातचीत की। उन्होंने न सिर्फ टैरिफ के बारे में बात किया, इसके इतर भी कई चीजें इससे जुड़ी हुई बातें की हुई हैं। और इन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया कि ये अमेरिका टैरिफ जो भी कोई ट्रंप लगा रहा है, क्योंकि ट्रंप जो है वो व्यापारी है, कोई शासक नहीं है, वो अपने व्यापारिक हित देखेगा। इसलिए जो सब सेकंड टर्म में आया है, तो उसने व्यापारिक हित को पहले से देखना शुरू किया है। और भारत जैसे देश को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ हर चीज अपने यहाँ उत्पादन कर देता है। यहाँ खपत की भी उतनी ही क्षमता है कि हमें बाहर भेजने की भी जरूरत नहीं है। और चूंकि अमेरिका इतना एक्सपोर्ट क्यों करता था, क्योंकि अमेरिका को इसकी जरूरत थी। तो अमेरिका को जरूरत थी, तो इसलिए अपना यहाँ से हमारे पास से इंपोर्ट करवाता था अपनी जगह पर। अब चूंकि भारत
नहीं करे, इसको एक्सपोर्ट इतना नहीं करेगा या टैरिफ बढ़ाता है, हमें इसको दूसरे अवसर, हमें को मौके मिल गए हैं, अवसर मिल गए हैं, जिसमें हम अपने नए आयाम ढूंढ करके आगे बढ़ सकते हैं। सर, आप यहाँ पर आए और अपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हो भगवान, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया।